हेलो गाइस, मैं मिस्टर आप लोग का वेलकम करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ही रिजॉल्व में, जहाँ पे आपके कहने के बेसिस पे और हमारी आइडियाज़ के बेसिस पे आपको वीडियोस मिलती रहती है। हालांकि इस चैप्टर पे मुझे बहुत पहले ही वीडियो दे देना चाहिए था। मैंने वीडियो बनाया भी था, 2 बार 3 बार अपलोड भी किया था यूट्यूब पे। मेरा नेट भी चला गया था, लेकिन वीडियो पता नहीं किस वजह से यूट्यूब पे पेंडिंग रह गया। सो मैंने उस वीडियो को डिलीट करके नेक्स्ट एक दूसरा वीडियो शूट कर रहा हूँ। सो उसके लिए सॉरी। अब ट्राई करूँगा कि ये वीडियो आपको मिल जाए। जो हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे इनेबल ज़रूर कर दे, जिससे कि हमारी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। वरना ये मत कहिएगा कि आपकी वीडियो की अपडेट हमको नहीं मिलती है। और बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी मैं जो बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ आपको, वो इस वीडियो के दौरान आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वायरसेस चैप्टर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड वायरसेस चैप्टर कुछ हमारे मित्र होते हैं, कुछ हमारे दुश्मन होते हैं। सम आर हार्मफुल वेयर सम आर यूजफुल टू अस। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पढ़ाई को हम माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? टीनी लिविंग बींग्स, छोटे छोटे लिविंग बींग्स विच कैन नॉट बी सीन विथ आर नेक्ड आइज, वी कैन सी देम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप्स। वो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव लिविंग बींग्स जिन्हें हम अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते हैं, बल्कि हम उन्हें देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के जरिए। वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। ये आप जो फॉलोइंग पैराग्राफ देख रहे हैं, बस इसमें इतना ही बोला गया है। द टीनी वन इनसाइड टेल अस ऑफ सिंगल सेल्ड कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स। ओके, टीनी living beings which cannot be seen with our naked eyes, we can see them with the help of microscopes called microorganisms. लिविन हुएक, जो कि माइक्रोबायोलॉजी के फादर थे और ये पहले थे जिन्होंने माइक्रोब्स को फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म बताया था कि हमारे अर्थ पे पहला जो अपीयर हुआ था माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग बीइंग, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। और इन्होंने इसके शेप को फाइंड किया था रेन वाटर और सलाइवा में से। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट इस पेज में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर एक तरह के इन्वायरमेंट में रह सकता है, चाहे वो ह्यूमिड हो, चाहे ठंडा हो, गर्म हो, हॉट कोल्ड एनीथिंग। जहाँ तक है वो हमारे खानों पे भी रहता है। इन आर फूड्स दे आर ऑल्सो प्रेजेंट, इन आर स्किन्स दे आर ऑल्सो प्रेजेंट, वेयर एज दे आर अंडर द डीप ओशन और ऑन स्नोज, वहाँ पे भी ये सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं। वाटर, सॉइल, हर एक जगह पे ये हमें मिलते हैं। पोलर रीजन्स, हॉट स्प्रिंग, हर एक जगह पे ये हमें मिलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहीं पे सिंगल्ड होते हैं तो कहीं पे कलेक्शन ऑफ सेल्स होते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो साइज होती है वो बहुत ही छोटी होती है, जिसे हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। हम उन्हें माइक्रो स्कोप के हेल्प से देखते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं। यहाँ पे देखिए 4 नीचे ग्रुप्स दिए गए हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के: बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ। सो आप देख लीजिए यहाँ पे एमोबा है, ब्रेड मोल्ड है और कुछ बैसीलिया है। ये सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हैं। हमने ग्रुप्स पढ़ लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। अब नेक्स्ट आप लोग में जैसे स्वाइन फ्लू जो होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, ये ऑक्योर कहाँ से होता है? ये ह्यूमंस में पिग्स के थ्रू आता है। यहाँ पे देखिए डू यू नो में है, ऊपर मैंने बताया। नेक्स्ट है वायरसेस। वायरसेस एक पॉइजनस लिक्विड है। वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आज तक आप जिसे सबसे छोटा समझते थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी छोटे वायरसेस होते हैं। इनका रेंज होता है 220 to 300 MU। इन्हें हम
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स के अंदर देख सकते हैं। हम इन्हें सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, हम इन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स के अंदर देख सकते हैं। ये लिविंग सेल्स के ही अंदर ग्रो करते हैं, लाइव करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं लिविंग सेल्स के ही अंदर। वो लिविंग सेल्स होते हैं, प्लांट्स की होती हैं, एनिमल्स की होती हैं, ह्यूमन बींग्स की होती हैं। Viruses consist of single strands of nuclear matter DNA और RNA surrounded by protein coat। ये मल्टीप्लाई होते हैं, रेप्लिकेट होते हैं होस्ट सेल से। ये होस्ट सेल से ही मल्टीप्लाइड होते हैं, ये होस्ट सेल से ही रिप्लिकेट होते हैं। और दे कैन बी क्राइस्टलाइज्ड एंड स्टोर्ड फॉर मेनी ईयर। हम इन्हें बहुत सालों के लिए स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कुछ यहाँ पे वायरसेस के नेम दिए गए हैं और उनसे डिजीज़ क्या होते हैं। बैक्टीरिया ईटर, इससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। मिसिल्स वायरस, मिसिल्स डिजीज़ होता है। टोबैको मोज़ाइका वायरस TMV, जिससे कि सेल ऑफ टोबैको प्लांट्स होता है। नेक्स्ट है फूड एंड माउथ डिजीज़ ऑफ वायरसेस FMDV, जिससे कि फूड एंड माउथ डिजीज़ होता है। ओके आप जिसे आज तक सबसे छोटा समझते थे उससे भी छोटा होता है वायरसेस। और ये इसका कोई फिक्स शेप नहीं है। ये ये क्या है, वैसीनिया शेप में हो सकता है, बैक्टीरियोफेज शेप में हो सकता है, यानी कि इसका कोई एक शेप नहीं है। सर्कल शेप, स्पेरिकल शेप, कुछ भी शेप इसका हो सकता है। और साथ साथ ये लिविंग सेल्स के ही इनहैबिटेट में लाइव करता है, रिप्रोड्यूस करता है, सब कुछ ये वहीं पे करता है, प्लांट्स, एनिमल्स और लिविंग बींग्स के सेल्स में। और साथ ही साथ ये अपने फूड्स को होस्ट सेल्स से लेता है। होस्ट सेल्स आप जहाँ तक समझते होंगे, जब आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ले हो रहे होंगे तो वहाँ पे आपका जो टीचर होता है वो होस्ट होता है, जो मीटिंग को ऑन करता है। सो वही ये भी अपना फूड ये अपने होस्ट सेल से ले सकते हैं। और साथ ही साथ जैसा कि इसका एक और फीचर है, हम इन्हें सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, हम इन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स के हेल्प से देखते हैं। आपको इस वीडियो शूटिंग के दौरान मुझ में कुछ हड़बड़ाहट दिख रही होगी, वो इसलिए होता है कि मैं खुद से ही वीडियो को शूट कर रहा हूँ यहाँ पे, और जॉइंट हमारी फैमिली है, तो कोई भी आ जाता है तो उसके लिए ये पॉज करना पड़ता है वीडियो को। सो नेक्स्ट है हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर एक जगह पे रहते हैं, वेदर दैट इज़ हॉट डेजर्ट, पोलर आइस कैप्स, सॉल्ट वाटर, मार्शलैंड्स और इन अदर। वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी रहते हैं। जो आप खाना खाते हैं, जो आप पानी पीते हैं, जो कपड़े आप पहनते हैं, आपकी स्किन्स पे, आपके फिंगर नेल्स पे, हर एक जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं। 1 ग्राम सॉइल में आपको 40 मिलियन बैक्टीरियाज मिलती, अप्रॉक्स है। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ बहुत हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सम आर यूजफुल वेयर सम आर हार्मफुल। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अल्कोहल बनाने की काम में आते हैं, कुछ मेडिसिन्स बनाने के काम में आते हैं, केक, पेस्ट्रीज, कर्ड्स, ब्रेड्स, ये सब बनाने के भी काम में हमारे कुछ आते हैं। कुछ तो हमारे इन्वायरमेंट को, जो क्लीन इन्वायरमेंट में जो ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, उन सब वेस्टेज को क्लीन करने में भी कुछ यूज़फुल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और कुछ एग्रीकल्चर में फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में भी हेल्पफुल होते हैं। अब मेकिंग कर्ड और ब्रेड बनाने में कैसे इनका होता है। एक लैक्टोबैक्टीरियस नाम का बैक्टीरिया होता है जो कि कर्ड बनाने में हेल्प करता है, मिल्क से कर्ड बनाने में। और ईस्ट नाम के कुछ होते हैं जो कि उसमें आप जब इडली का पेस्ट बनाते हो, तो जब आप उसे पीस के रखते हो कुछ कुछ समय के लिए, जब आप उसे पीस के रखते हो, सो वहाँ पे वो क्या, कुछ देर के लिए जब आप उसे ग्राइंड करके रखते हो, तो वो अचानक से जब थोड़ा सा रहता है तो वो बाद में बहुत ढेर सारा हो जाता है। वहाँ पे कुछ यीस्ट प्रेजेंट हो जाते हैं, कुछ यीस्ट प्रेजेंट हो जाते हैं, जिसके वजह से वो उसकी जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट हम आपको बताते हैं फर्मेंटेशन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कुछ कमर्शियल यूजेस भी होते हैं, जैसे कि फ्रूट जूसेस से वाइन बनाना और अल्कोहल, शुगर स्टार्च से अल्कोहल बनाना। फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होता है, कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स सच एज यीस्ट। दिस इज कॉल्ड द फर्मेंटेशन।
और ये मेथड हमारे सर लुईस पॉस्चर के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था इन 1857 सेंचुरी में। ये जो मैं आपको डेट्स बता रहा हूँ, जो नेम्स बता रहा हूँ, ये याद रखने के काबिल हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं जिन्हें बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूज़ होते हैं। हालांकि लोग अपने से एंटीबायोटिक्स को ले लेते हैं, लेकिन बिना किसी डॉक्टर के, सर्टिफाइड डॉक्टर के पूछे बगैर हमें कोई भी एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाहिए। और जब हमें एंटीबायोटिक्स की नीड ना हो तब हमें वो खास कर नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वो हमारे यूज़फुल बैक्टीरियाज को भी किल करता है, हार्मफुल की जगह यूज़फुल को ही कर देता है। नेक्स्ट है वैक्सीन। इम्यूनाइजेशन, देखिए आप इम्यूनिटी वर्ड सुने होंगे कि इसमें इम्यूनिटी की कमी है। इम्यूनिटी मतलब द प्रोसेस ऑफ वन बॉडी बीइंग, एक बॉडी किसी दूसरे डिजीज से, किसी दूसरे से लड़ने के काबिल हो, जस्ट एबल टू रेसिस्ट एनी इन्फेक्शन, दैट इज द इम्यूनिटी या फिर इम्यूनाइजेशन। अब वैक्सीन किसी डिजीज़ के डेड और वीकेंड माइक्रोब्स को लिक्विड के तौर पे हमारे बॉडी में एंटर किया जाता है, और हमारी बॉडी जो होती है वो एंटीजेंस रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है वो फॉलोइंग डिजीज़ के अगेंस्ट। दैट टेक्निक इज कॉल्ड ओनली वैक्सीनेशन या फिर इम्यूनाइजेशन, यानी कि कोई हमारे अंदर कुछ ऐसा करके एंटीबायोटिक्स हम सिंपल कह सकते हैं, या फिर उससे कुछ बना दवाई हम बोल सकते हैं जो हमारे बॉडी में जाए और उसके खिलाफ कुछ एंटीबॉडीज़ बनाए, जिससे कि हमारी बॉडी उससे लड़ने में काबिल हो सके। अब वैक्सीन कैसे वर्क करता है? जब वो वैक्सीन होता है वो हमारे अंदर इंटर करता है, जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे अंदर घुसते हैं, सो जो हमारी बॉडीज़ एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस की होते हैं वो उनसे फाइट करते हैं। जो इन्वेडर्स होते हैं वो उनसे फाइट करते हैं। द एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉयज, जो एंटीबॉडी होता है वो उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, उन माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, फिर हमारे ब्लड में रह जाते हैं, फिर दूसरे इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। सो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे वैक्सीनेशन प्लान्स चलाए गए हैं। जैसे हाल में ही अभी कोरोना का वैक्सीनेशन चल रहा है, उसके पहले पोलियो और बहुत सारी चीज़ों का टीकाकरण हुआ। आप जब लोग छोटे थे तो आप लोग को बहुत सारे वैक्सीन पिलाए जाते थे, आप लोग को पोलियो भी बहुत पिलाया जाता था। नेक्स्ट है सॉइल की फर्टिलिटी में कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजफुल होते हैं। जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो हमारे किसी लिग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में रह जाते हैं, वो हमारे एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्व करते हैं और फिर उन्हें नाइट्रोगेनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं। फिर जो उसमें जो ब्लू ग्रीन एल्गीज होते हैं वो उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड के तौर पे हमारे सॉइल में फिक्स करते हैं, जो कि हमारे सॉइल में नाइट्रोजन की जो कमी होती है वो इनरिच हो जाती है, जिससे कि हमारी सॉइल फर्टाइल हो जाती है। और जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है वो हमारे बैक्टीरिया से मोस्ट रिलेटेड होती है, अदर बैक्टीरिया और अदर एल्गीज के कंपेयर में। और ये जो ब्लू ग्रीन एल्गीज हैं ये सिंगल सेल्ड एल्गीज होती हैं। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। नेक्स्ट है माइक्रोब्स कैसे हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्पफुल होते हैं। जो इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं, जो डेड बॉडीज़ होती हैं, वो क्या करते हैं वो जब कहीं पे फेंक दी जाती है तो वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उस बॉडी को गला देती है, उस बॉडी को जो गला देती है। उसके बाद जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजन और जो और सारे इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होते हैं वो रिटर्न हो जाते हैं सॉइल में, और फिर सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर को क्लीन कर देते हैं। और हमारी जो सॉइल होती है उसको भी फर्टाइलिटी कुछ देते हैं। अब जैसे कि वो जो होते हैं रेड अर्थ वॉर्म्स होते हैं, ये बहुत हार्मफुल यूज़फुल होते हैं हमारी सॉइल को फर्टाइल बनाने में। नेक्स्ट है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमने यूज़फुल पढ़ा, अब हार्मफुल भी हमें पता होना चाहिए। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं जो हमारे बॉडी में जो हम एयर ब्रेथ कर रहे हैं, जो हम वाटर पी रहे हैं, जो वो हम फूड ईट कर रहे हैं, उसके थ्रू हमारे बॉडीज़ में इंटर कर जाते हैं, उसके बाद हमें हार्म करते हैं, वो होते हैं पैथोगन्स। और कुछ होते हैं जो कि हमारे बॉडी में एंटर करते हैं किसी से डायरेक्ट कांटेक्ट से, किसी इन्फेक्टेड पर्सन से अगर हमने डायरेक्ट कांटेक्ट किया तो उससे जो डिजीज़ हमारे बॉडी में ट्रांसमिटेड होते हैं वो उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेबल। लेकिन जो
एयर्स के थ्रू, वाटर्स के थ्रू, फूड्स के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर होते हैं, वो होते हैं पैथोगन्स। और जो किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हमारे बॉडी में ट्रांसमिटेड होते हैं वो होते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब ट्रांसमिट कैसे होता है, हमने उसे कुछ हैंड से कर लिया तो ये सब हुआ, स्वाइन फ्लू हो गए। और आपको बता दूं, स्वाइन फ्लू के लिए अभी तक कोई भी फिक्स ड्रग्स नहीं बना है, कोई भी फिक्स दवाई नहीं है, क्योंकि स्वाइन फ्लू एक वायरस से नहीं होता, वो कई वायरसेस से स्वाइन फ्लू होता है। तो इसीलिए स्वाइन फ्लू का कोई एक फिक्स ड्रग नहीं मिला है आपको, फिक्स एंटीबायोटिक नहीं मिला है। अब एयर के थ्रू हम हार्मफुल जो होते हैं वो हमारे अंदर कैसे पड़ते जाते हैं, जब कोई पर्सन सीक करता है, जब कोई पर्सन खांसता है या फिर छींकता है, स्नीच करता है, फिर कफ करता है हवा में, तो उसके जो अंदर की इन्फेक्शंस होती हैं वो जाकर एयर में मिक्स हो जाती है। फिर जब हेल्दी पर्सन उस एयर को ब्रीथ करता है, सो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके बॉडी में एंटर कर जाते हैं, फिर वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। वाटर वाटर हम जैसे ड्रिंक करते हैं, जब फ्लड्स आते हैं तो उसमें क्या क्या मिक्स हो जाते हैं, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें मिक्स हो जाते हैं। सो जब इसीलिए जब फ्लड्स आते हैं तो हमें लोग एडवाइस करते हैं कि हमें बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए। उससे क्या होता है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। अब फ्लड आया है, अब कोई इन्फेक्टेड पर्सन इसमें जाकर मुंह धो लिया, फिर वही पानी कहाँ कहाँ से फ्लो होकर आपके पास आ रहा है, अब आप उसे यूज़ में ले रहे हैं तो आप भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इसलिए हमें बॉइल्ड वाटर पीने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट, फूड बनाने में जो पानी की ज़रूरत होती है, उसमें कोई इन्फेक्टेड पर्सन उसके साथ क्या किया है, कैसे उसे पिया है, उसे टच किया है, तो उसके जो इन्फेक्शन होते हैं वो ऑटोमेटिकली जाकर उसमें मिक्स हो जाते हैं। फिर हम उसे जब लेते हैं, हम उसे जब पीते हैं, तो उससे क्या होता है, वो उसके जो इन्फेक्शन होते हैं वो हमारे अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट, कुछ डिजीजेस इंसेक्ट्स के थ्रू और एनिमल्स के थ्रू भी फैलते हैं। अब कुछ इंसेक्ट्स बहुत ही हार्मफुल डिजीज़ कैरियर होते हैं, और उन इंसेक्ट्स और एनिमल्स को हम वेक्टर्स बोलते हैं, जो डिजीज़ को, जो हार्मफुल माइक्रोब्स को कैरी करते हैं। जैसे हाउस फ्लाई हो गया, ये बहुत ही डेंजरस डिजीज़ कैरियर इंसेक्ट है। ये क्या करता है, ये डिजीज़ को अपने लेग्स में, अपने माउथ पार्ट्स में लेकर चलता है। अब किसी इन्फेक्टेड पर्सन के ऊपर बैठा, फिर उसके जो उसके अंदर जो इन्फेक्शन है उसे लिया, उसके बाद ये जाकर कहीं पे फूड पे बैठ गया, किसी लीप पे बैठ गया, फिर वहाँ पे जब ये बैठता है तो जो डिजीज़, ये जो इन्फेक्शंस उससे लिया था, वो वहाँ पे वो एक्सपोज कर देता है, बैठने के बाद छोड़ देता है। फिर जब उसे हेल्दी पर्सन कोई खाता है तो वो उस डिजीज़ से इन्फेक्टेड हो जाता है। इससे क्या होता है, कॉलेरा होता है, टाइफाइड होता है। नेक्स्ट, कॉकरोचेस है, कुछ कॉकरोचेस हैं, ये इन्फेक्शंस को ले जाकर फूड के साथ मिक्स कर देते हैं, वही प्रोसेस है। फिर कोई हेल्दी पर्सन खाता है, वो भी डिजीज्ड हो जाता है, वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, ये क्या करते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन की जो बॉडी है, वहाँ उसके बॉडी में से इन्फेक्टेड पर्सन की जो बॉडी है वहाँ से ब्लड ले जाकर दूसरे हेल्दी पर्सन के ब्लड में, उस ब्लड में जो इन्फेक्टेड पर्सन का प्लाज्मामोडियम होता है, जो प्रोटोजोआ होता है, उसे ले जाकर हेल्दी पर्सन के प्लाज्मामोडियम प्रोटोजोआ में मिक्स कर देता है, जिससे कि वो हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाता है। इससे डेंगू वायरस होता है। नेक्स्ट है एडीज मॉस्किटो, आप लोग सुनते हैं ना, डेंगू वायरस। सो जो एडीज मॉस्किटो है वो डेंगू कैरियर है, डेंगू वायरस कैरियर है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब माइक्रोबल डिजीज़ से हमें प्रिवेंशन कैसे करना चाहिए, जैसे हम कुछ फ्रूट्स ले रहे हैं, वेजिटेबल्स ले रहे हैं, तो उन्हें हम खाने से पहले, यूज़ में लेने से पहले अच्छे से उन्हें वॉश कर ले। साथ ही अगर हो सके तो हमें बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए। अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है तो उसे हमें आइसोलेट कर देना चाहिए, और उससे जो हमारी खुद की जो उससे हमारी रिलेटिव चीज़ें होती है उससे दूरी बना कर रखनी चाहिए। उसे सही हाइजीन और सैनिटरी हैबिट्स देनी चाहिए। गुड सैनिटरी हैबिट, समय समय पर हमें सैनिटाइजेशन करना चाहिए। उसे एज बाय एज पे वैक्सीनेशन करवा देना चाहिए, जिससे कि उसमें उसके बॉडी में जो इम्यूनिटी है वो बनी रहे। और साथ ही जब वो ठीक हो जाता है तो पूरे रूम की, पूरे घर की, हर एक चीज़ की अच्छे से सफाई करना, बॉइल्ड वाटर में सफाई करना।
नेक्स्ट है, हालांकि ये डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स ना तो सिर्फ ह्यूमन में होती है बल्कि प्लांट्स और एनिमल्स में भी होते हैं। ये जब एनिमल्स में होती हैं जैसे काउस और बफेलोज गोट्स में होती हैं, तो ये जब उनमें होती हैं तो वहाँ पे उनकी जो वो होती है, उनकी जो मिल्क प्रोडक्शन होती है वो कम कर देती है। पॉल्यूलेटरी बर्ड्स में होती है, सो कभी कभी उनकी डेथ कर देती है, या फिर प्रोडक्शन ऑफ जो उनका एक का प्रोडक्शन होता है वो कम कर देता है। जो बैक्टीरिया अब होती हैं, डिजीज़ जो होती हैं काउज में होती है, आप देख सकते हैं एंटीमैक्स ट्यूबरक्यूलोसिस काउ बेफेलोज में होती है, पॉल्यूलेटरी बर्ड्स में होती है ट्यूबरक्यूलोसिस फाउल कोलेरा एंड डायरिया, ये सब होती हैं एनिमल्स में। वायर और प्लांट्स में होती हैं, प्लांट्स में भी डिजीज़ होती हैं। जब उनमें डिजीज़ होती हैं तो जो प्लांट्स होती हैं जिसमें वो डिजीज़ हुआ होता है, सो उसकी जो येल्डिंग है, उसकी जो क्रॉप की प्रोडक्शन है वो कम कर देता है। अब जैसे कि आपको हम नेक्स्ट पेज पे टेबल दिया हुआ दिखाते हैं, उसे देखिएगा। अब प्लांट्स में जो डिजीज़ होते हैं वो ब्लाइट होता है, राइस में ब्लाइट, रस्ट ऑफ वीट में होता है, रेड रूट शुगर कैन। नेक्स्ट फूड पॉइजनिंग क्या होती है, जब हम बहुत देर तक किसी फूड को रखे हुए होते हैं तो उसमें क्या होते हैं टॉक्सिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो फूड के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट फॉर्म करना चालू कर देते हैं, तो जो वो टॉक्सिक सब्सटेंस ह्यूमन बॉडीज़ के लिए हार्मफुल होता है। तो जब उसको कोई खाता है, द toxic substance produced by microorganisms make the food poisonous, causing the serious illness after eating called food poisoning। अगर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं फूड में, अगर उसके बाद कोई ह्यूमन बींग उसे खाता है, सो वो सीरियस उसे इलनेस हो सकती है, फीवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डायरिया, कोई भी डिजीज़ हो सकता है, कोई भी इलनेस होता है, सो उसे फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। अब फंगी कॉजिंग फूड पॉइजनिंग, एस्परगिलस, पेनिसिलियम्स, बहुत सारे फूड पॉइजनिंग्स होते हैं। अब जब फूड पॉइजनिंग हो रहे हैं तो उससे हमें प्रिवेंट करने के लिए द प्रोसेस ऑफ फूड टू प्रिवेंट देयर स्पॉयलेज एंड टू रिटेन देयर न्यूट्रिशन वैल्यूज़ फॉर अ लॉन्ग पीरियड इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन के लिए हम बहुत सारे मेथड्स यूज़ करते हैं, स्टोरिंग, हीटिंग और बहुत सारी चीज़ों का हम एडिंग प्रिजर्वेटिव, बहुत सारे मेथड्स का यूज़ करते हैं। स्टोरिंग फूड, हम उसे कवर करके रखें तो उसमें जो हम उसे प्रोटेक्ट इंसेक्ट से और अदर ऑर्गेनिज्म से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उनमें जो हम उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो स्टोरिंग बहुत अच्छा नहीं है। उसके बाद भी बहुत सारे मेथड्स हैं, हम आपको नेक्स्ट पेज में दिखाते हैं। हम जब किसी सब्सटेंस को फ्रीज करके रखें तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। उससे भी बढ़िया है ड्राइंग, जब हम किसी वीट और किसी भी ग्रेन को हम जब स्टोर करने जाते हैं तो उससे पहले हम उसे धोकर उसे हम सन में सुखाते हैं, तो वो बहुत ही बढ़िया तरीका है किसी भी चीज़ को स्टोर करने से पहले। उससे भी अच्छा है कि हम उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड करें, जैसे कि सैल्ट, शुगर, विनेगर, बहुत सारी चीज़ों को फूड में मिलाया जाता है, जिससे कि उसे हम स्पॉइल होने से बचा सके, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को हम उसमें रोक पाए। नेक्स्ट, हीटिंग बहुत ही बढ़िया है। हम किसी भी फूड को रखने से पहले, कहीं पे स्टोर करने से पहले उसे हीट करते हैं। जैसे मिल्क हो गया तो हम उसे रखने से पहले हम उसे हीट करते हैं। ये ड्राइंग, फ्रीजिंग, स्टोरिंग सबसे अच्छा है कि किसी भी चीज़ को हीट करने के बाद ये सारी चीज़ें उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारता नहीं है, स्टोरिंग, फ्रीजिंग, लेकिन हीटिंग ये उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है। इसलिए हम मिल्क को बॉयल करते हैं। उससे भी अच्छा है पॉस्चराइजेशन में किसी भी चीज़ को 60 डिग्री सेल्सियस पे, 63 डिग्री सेल्सियस पे उसे हीट करें, उसके बाद उसे कूल करके किसी भी कैन में, बॉटल में, पैकेट में उसे स्टोर करके रख दे। नेक्स्ट है कैनिंग। फूड इज़ फर्स्ट बॉइल्ड एट, पहले फूड को हम बॉयल करें हाई टेम्परेचर पे, और फिर हम किसी भी चीज़ को हीट करके उसे ठंडा करके किसी भी कैन में हम उसे बंद करके रख दें तो उसमें फिर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्शन होने से फिर से वो दोबारा बचाता है। इसीलिए वैक्यूम पैकिंग होती है। टी जो और बहुत सारे बेवरेज होते हैं, स्नैक्स होते हैं, उन्हें वैक्यूम पैक्ड करते हैं, जिससे कि वो भी सेम प्रोसेस करता है, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को रोकता है। और एडवांटेजेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, इससे क्या होते हैं, फूड स्पॉइलेज कम होती है। जो फूड बहुत सारे स्पॉइल होता है
उसके साथ उनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, और साथ साथ उसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ होती हैं वो बनी रहती हैं। और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और किसी भी हम फूड की स्टोरेज टाइम बढ़ा सकते हैं, और साथ ही साथ किसी भी हम फूड को बिना मौसम के भी खा सकते हैं। जैसे कि हम मटर हमें ठंडी मिलता है, अगर हम उसे कोल्ड स्टोरेज में अगर उसे सेव करके रख दें तो हम उसे गर्मी में भी खा सकते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखिए हमारे अर्थ में 78% ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन हम कुछ भी करते हैं हम इसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर हम प्रोटीन के तरह पे ले रहे हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता। सो उसके लिए इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिससे कि दूसरे दूसरे फॉर्म्स में कन्वर्ट कर कर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसे यूज़ में लेते हैं। नाइट्रेट्स, नाइट्रीफायर्स और नाइट्रेट्स, नाइट्रिफिकेशन, एमोनिफिकेशन, बहुत सारे मेथड्स में इसे कन्वर्ट करके हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये अपने यूज़ में लेते हैं। ये इतना बड़ा पैराग्राफ दिया है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, इसमें बस इतना ही बताया है कि नाइट्रोजन को कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली यूज़ में नहीं ले सकता है। उसके लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसमें कि नाइट्रोजन को हम छोटे छोटे पार्ट्स में उनकी जो एनर्जी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, जिससे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म उसे अपने यूज़ में ले सकते हैं। यही है इस ऊपर वाले नाइट्रोजन फिक्सेशन के पैराग्राफ में। और कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स इज कॉल्ड नाइट्रोजनिफिकेशन, जो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं। जब लाइटिंग होती है तो वहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म होता है। फिर सेम वही फैक्ट्रीज में होता है मोटर व्हीकल्स के साथ, मोटर व्हीकल्स के इंजन्स के साथ में। फिर वही ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट करता है रेन वाटर के साथ में ड्यूलाइट के फॉर्म में नाइट्रिक एसिड फॉर्म करने के लिए। फिर नाइट्रिक एसिड क्या होता है, वो मिनरल के साथ में सॉइल में रिएक्ट करती है नाइट्रेट्स फॉर्म करने के लिए। फिर जो प्लांट्स होते हैं उस नाइट्रेट्स को अपने रूट्स के थ्रू लेते हैं, फिर उसे कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन में, और एनिमल उस प्रोटीन को लेते हैं। फिर जो एनिमल्स को जो प्रोटीन की नीड होती है वो प्लांट को ईट करने से लेते हैं बाय ईटिंग फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल इवेंचुअली डाई, जब दोनों प्लांट्स और एनिमल्स दोनों डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, सो जो नाइट्रोजन कंपाउंड ब्रोकन डाउन टू गिव एमोनिया देने के लिए जो उनकी जो नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं वो ब्रोक हो जाती है। सो जिस प्रोसेस को हम एमोनिफिकेशन बोलते हैं। फिर जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है वो अमोनिया को कन्वर्ट करता है नाइट्रेट्स में, फिर इस प्रोसेस को हम नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। फिर नाइट्रस जो होता है वो ह्यूमस के तौर पे वहीं पे स्टोर हो जाता है सॉइल में, एंड फिर कैरी टू लैक्स एंड स्ट्रीम्स, फिर लैक्स और स्ट्रीम्स में ये कैरी होता है। दे में ऑल्सो बी कन्वर्टेड टू फ्री नाइट्रोजन, फिर ये फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट होते हैं डिनाइट्रीफाइंग प्रोसेस बैक्टीरिया से थ्रू प्रोसेस कॉल्ड डिनाइट्रिफिकेशन एंड रिटर्न टू एटमॉस्फेयर, फिर ये एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन के तौर पे रिटर्न हो जाते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन बिटवीन द एटमॉस्फेयर, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल, यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स, सॉइल्स, एटमॉस्फेयर सबकी नीड को पूरा करने के लिए जो सर्कुलेशन हुआ है नाइट्रोजन का, जो नाइट्रोजन के डिफरेंट पार्ट्स बने उसे हम नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। सो द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोगेनियस कंपाउंड्स इन फैक्ट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट यहाँ पे की टर्म्स दिए हैं, माइक्रोब्स, साइज्ड वैक्सीन, पैथागॉन्स, कैरियर्स, पॉस्चराइजेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये सारे के सारे प्रोसेस दिए। सो मैंने यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में आपको बताया है, और ये मैंने वैसे तो मैं बता सकता था लेकिन मैंने यहाँ पे पेज दिया है आपको कि आप देखें कि मैं क्या पढ़ाया हूँ। हालांकि कुछ टॉपिक्स में मैंने आपको नाम नहीं बताया, सो आप डोंट वरी अबाउट इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर दे दूंगा, और पिछले वीडियो से इसकी जो ड्यूरेशन है वो कम हो गई है। आई थिंक कितनी टाइम कम हुई है, वेट अ मिनट, और 7 मिनट से 6 मिनट्स कम हुई है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।